बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे चारों मेहमान स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौहान के साथ। बिहार में राहुल गांधी ने 16 दिन यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा। प्रधानमंत्री को वोट चोर कहा, नारे भी लगवाए। यात्रा खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे, वहां से लौटे और 16 मिनट के भाषण में उन्होंने राहुल गांधी की 16 दिन की तैयारी और मेहनत का जवाब दिया, या यूं कहिए कि पानी फेर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि गली गली में उतरें। कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के नेता जिस गली मोहल्ले में दिख जाएं, उन्हें एक ही आवाज सुनाई देनी चाहिए कि मां को गाली नहीं सहेंगे। मुद्दा आप सब जानते हैं। कल प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से उनकी मां को गाली दी गई थी। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद अब एनडीए ने कल बिहार बंद का ऐलान किया है और बीजेपी की जो महिला मोर्चा है वो कल मोर्चा संभालेंगी। पूरे बिहार में यह बंद आयोजित किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि इसमें एसेंशियल सर्विसेज को हमने अलग रखा है ताकि लोगों को बहुत असुविधा न हो। लेकिन प्रधानमंत्री की माताजी को जिस तरीके से गाली दी गई, जिस तरीके की अभद्र भाषा बोली गई, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को अब उसका सिला भुगतना पड़ेगा। और इस पर और क्या तैयारी होने जा रही है। अमित शाह जी के घर आज एक बिहार को लेकर अहम बैठक है, उसमें भी यह मुद्दा उठेगा। उससे पहले आपको मैं प्रधानमंत्री की कल की बात का एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूं। मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कल प्रोग्राम की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री की ये स्पीच जो है शुरू हुई थी, हमने तब भी इस पर चर्चा की थी कि कम्युनिकेशन उनका सबसे बड़ा स्किल है, सबसे बड़ी आर्ट प्रधानमंत्री के पास है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। अब लेकिन जो सड़क पर उतरकर उनकी खेमे की कवायद, इसको एक राजनीतिक तौर पर मुद्दा बनाने की है। इसमें कल महिला मोर्चा जो है वो बिहार बंद कराएगी। ये एक अलग इशू है। क्या बिहार में आपको लगता है कि ये इस किस्म की रणनीति ठीक है त्रिपाठी जी? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक्टिंग अच्छी करते हैं। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अरे ये तो रोने लगा अभी से, अभी तो इतनी जल्दी रोने लगा ये। कोई कह रहा है कि ये बार बार करते हैं, गाली दिलवा देते हैं, उसके बाद ड्रामा करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कांग्रेस के लोगों को क्या सचमुच नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी मतलब गंदी हरकत, इतनी गिरी हुई हरकत, और उस पर आपको माफी मांगनी चाहिए, उस पर आपको शर्मसार होना चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री अगर उनकी मां को गाली दी गई है और वो उस पर दुखी हैं या उस पर वो कोई संदर्भ दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो रो रहे हैं। बिहार की महिलाओं की कल की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए थी। ये ठीक बात है कि प्रधानमंत्री का कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है। ये ठीक बात है कि वो तय करते हैं, उनको जवाब देना था तो ठीक समय तय किया उन्होंने। इसको यूं भी माना जा सकता है कि तब तक उन्होंने सोचा कि शायद राहुल गांधी माफी मांग लेते। उन्होंने जीविका दीदियों के साथ ये किया। और जीविका दीदियों का नेटवर्क, जानकारी के लिए सिर्फ, कि बिहार में ये जो खेती किसानी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो कमाल का काम करती हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, गांव गांव में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और वो महिलाएं कल प्रधानमंत्री को सुनने के बाद कह रही थी कि ये गाली उनको नहीं दी गई है, ये गाली हमको दी गई है, ये गाली उस व्यक्ति को दी गई जिसने हमारे जीवन में बहुत से बेहतर काम किए, ये सुविधाएं हमको दी हैं। और ये हर कोई जानता है, इस सरकार के एजेंडे में अगर कोई बात रहती है तो सबसे पहले वीमेन एम्पावरमेंट,
नीतीश कुमार भी अगर सरकार में इतने सालों से बने हुए हैं तो वो महिला वोटों के आधार पर। सर मैं मतलब इसका इंपैक्ट समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपको लगता है क्या होगा कि प्रधानमंत्री की एक तो ये अपील, डायरेक्ट अपील, जहां कांग्रेस आरजेडी के नेता दिखे वहां उनके सामने ये नारे लगाओ और फिर बिहार बंद भी कराना, कैसा असर हो सकता है इसका? नहीं देखिए, प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिकेशन स्किल पर तो कोई सवाल होता नहीं है कि वो किस तरह से पॉइंट के हिसाब से और एक भारी भरकम तरीके से उस बात को वजन तरीके से रखते हैं। और जो जीविका की जो दीदी हैं उनकी बात हुई तो मैं उसको देख रहा था कि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क बिहार में है और प्रधानमंत्री उसको केवल वहाँ पर ख़त्म नहीं किया भाषण, उन्होंने उसको आगे ले जाने के लिए कहा कि भाई जब भी आरजेडी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता देखें और इलेक्शन हो रहा है तो उस माहौल में उसका कितना असर होगा ये आगे चलकर पता पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा उन्होंने एक जो हिस्सा है इलेक्शन कैंपेन का अपने पक्ष आपको में लगता है सच में ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी कि आरजेडी कांग्रेस के नेताओं के सामने नारे लग रहे हों? ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो कम्युनिकेट तो हो रहा है ना, उन्हें विस्पर के तरीके से भी देखा जाए तो वो हो रहा है। लेकिन अब ये तो दूसरी पार्टी को भी देखना चाहिए, कांग्रेस को भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं के सम्मान पर बात। जी का रिएक्शन देख रहा था कल जी, उन्होंने ये कहा कि पहले वही बात की अपने आदमी से ना उन्होंने गाली दिलवा दी हो, वो कौन था, जो भी था हम तो जानते ही नहीं कौन था, हमारी पार्टी का नहीं है, और हमने ये पहले ही कह दिया था कि अब आप देखिएगा कुछ दिनों में प्रधानमंत्री आएंगे और रोएंगे और कहेंगे कि मुझे गाली दी गई। नहीं वो ठीक है, उनकी बात से मैं वो इत्तेफाक ना इत्तेफाकी की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को तो इस पर यदि ऐसा उनको लग रहा था, इतना वो जानते ही थे, तो उसको माफी मांगकर उसको इशू को डिफ्यूज कर सकते थे कि भाई कांग्रेस ने कहा कि हम इसके साथ नहीं हैं, इस पर होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है ना कि पहली बार हो रहा है। कांग्रेस की जो नेता हैं सोनिया जी, उनके खिलाफ भी बहुत गालियां हुई हैं। अब ये तो कांग्रेस की कमजोरी मैं मानता हूं कि उन्होंने उसको उस तरह से इशू नहीं बड़ा मुद्दा बना सकते थे, लेकिन ये नहीं कि कोई पहली बार ऐसा। अब दो बड़ी बैठकों की बात आपको बताता हूं। बिहार में इलेक्शन से पहले सियासी हलचल दिल्ली में बढ़ी है। अमित शाह जी की अध्यक्षता में बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग मौजूद हैं और यहां सीट शेयरिंग की शुरुआती बातचीत भी हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ बीजेपी की बैठक है, ये एनडीए की मीटिंग नहीं है, लेकिन यहां ये बात हो सकती है कि हमें कितनी सीटों पर अपनी बात कहनी चाहिए लड़ने की। पिछली बार बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा जब हुआ था तो लगभग बराबर सीटों पर दोनों लड़े थे, लेकिन चिराग पासवान उस वक्त सीन से बाहर थे, वो उन्होंने अलग चुनाव लड़ा था। इस बार चिराग पासवान भी अंदर हैं, तो बीजेपी को उन सब बातों का भी ख्याल रखना है और बहुत सारे मुद्दे जो इसमें रहेंगे, उसमें सहयोगियों के साथ समन्वय, कौन से इश्यूज बिहार के चुनाव में हमें बड़े जोर शोर से उठाने हैं बीजेपी को, ये इस पर ये बात करेंगी। एनडीए के सम्मेलन हो रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से, जब ये राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी तो उनके सम्मेलन भी हो रहे थे, उसका असेसमेंट किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि प्रशांत किशोर को कितना समर्थन मिल रहा है, इसका भी एक ग्राउंड असेसमेंट जो है वो आज अमित शाह जी को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आगे भी जाने वाले हैं, उसकी भी बात की जाएगी। सभी मुझे लगता है निश्चित से एक बड़ी बैठक है और इस बैठक के पहले विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी, उन्होंने बिहार के दोनों डेप्यूटी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के जो प्रभारी है वहाँ पर महासचिव है, संगठन महामंत्री है, उनके साथ मिलकर पूरा एक खाका तैयार किया है कि कैसे इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना है। नीतीश कुमार के साथ इस बार सीटों का गठबंधन कैसा होना चाहिए, क्या राहुल गांधी ने जो अभी यात्रा की है, जो 23 जिलों से निकली है, 1300 किलोमीटर की लंबी यात्रा, उन्होंने 17 दिन की, उसका क्या असर जमीन स्तर पर हो रहा है, किन सीटों पर हम बार्गेनिंग कर सकते हैं नीतीश कुमार के साथ, प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होने वाली है, क्या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू गठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या महागठबंधन को नुकसान वाले पहुंचा सकते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री की मां के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसको किस तरीके से सेंटर में रख के संगठन उसको भूमिका निभाएगा, तो तमाम चीजों पर भी बातचीत हुई है। इस आधार पर जो आज प्रदेश के नेताओं का जो फीडबैक मिलेगा, संगठन का जो फीडबैक मिलेगा, और संघ ने भी एक अपनी रिपोर्ट पार्टी संगठन को दी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, किन सीटों पर लड़ना चाहिए। स्टेज पर सीट शेयरिंग डिस्कस होती है क्या? नहीं, अभी नहीं होगी। अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को बताएगी कि भाई किन सीटों पर हम मजबूत है। पिछली बार हम जिन 121 सीटों पर चुनाव लड़े थे उनमें से कौन सी सीटें हमारे पास रखना चाहिए, कौन सी सीटें हम गठबंधन के लिए छोड़ सकते हैं, चिराग पासवान के लिए कौन सी सीटें छोड़ी जा सकती है, इन सीटों पर चर्चा होगी। और उसके बाद जब चिराग पासवान वाला है, क्योंकि जेडीयू मेरे ख्याल से उनको नहीं दे रहा शेयर अपनी तरफ से, उनका कि आपको जो भी करना है बीजेपी के साथ करना है। बात हो रही है कि 102 सीटों पर जेडीयू, 101 सीट पर बीजेपी, बड़ा हिस्सा वो है, बड़ा मुश्किल का काम थोड़ा सा वो है कि जेडीयू चाहती है जी चिराग पासवान को अपने हिस्से में एडजस्ट करे, बीजेपी अपने हिस्से में एडजस्ट करे। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि चिराग पासवान उन्हीं सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर जेडीयू
के साथ पिछली बार लड़ाई हुई थी, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। राम मांझी कितनी सीटें मांग रहे हैं, बाकी सब एचएम वो छोटा है लेकिन एक बड़ा चंक है। दो सहयोगी और हैं उनकी, जीतन राम मांझी और वीआईपी है। अब दूसरे खेमे की बात भी बता दूं आपको, उपेंद्र कुशवाहा को भी उपेंद्र कुशवाहा माफ कीजिएगा, वीआईपी तो उधर है, उपेंद्र कुशवाहा। दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग हो रही है, पटना में तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को आज बुलाया है। वो राहुल गांधी की यात्रा में पूरा वक्त चले तो अब उसके बाद उन्होंने अपने विधायकों से बातचीत करने के लिए उनको बुलाया है और इस बैठक में भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। उनको भी ये समझना है कि जो यात्रा हमने निकाली इसका कितना असर जो है वो ग्राउंड के अंदर दिखाई दिया है। तेजस्वी यादव का कल हमने आपको वीडियो भी दिखाया था, उन्होंने कहा मेरा भांजा आया है विदेश से, उसने मुझे कहा मरीन ड्राइव घुमाए लाइए, मैं घुमाने ले गया तो वहाँ मुझे कुछ युवा उत्साही लोग मिल गए, उन्होंने डांस किया, परफॉर्म किया, तो वो उन्होंने उनके साथ डांस भी किया था। तो अब ये जो मीटिंग तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं इसमें वो अपना असेसमेंट करेंगे और उसमें उनकी ये भी है कि ये जो 16 दिन की यात्रा थी इसमें ज़्यादा तो राहुल गांधी दिखे, इसमें कोई शक नहीं है। अब तेजस्वी यादव को बड़े पार्टनर होने के नाते अब असर्ट अपने तरीके से भी करना है, तो वो उनकी कोशिश इस मीटिंग के जरिए हो सकती है। त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर, और तेजस्वी यादव के लिए एक तरह से कहें कि अब नए सिरे से अपनी रेस को शुरू करना है, क्योंकि राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा का अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो तेजस्वी यादव को हुआ। एक तो यात्रा में राहुल गांधी उनकी छवि उसी पर रह गए, दूसरा जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, जिस मुद्दे को लेकर तेजस्वी बहुत आक्रामक थे और पिछले 2-3 महीने से, यानी अभी के अगर 20 दिन पहले की बात कर दें तो क्या मुद्दा था, ये मुद्दे थे जो सीधे सीधे एंटी इनकम्बेंसी की तरफ ले जाते थे। यानी 20 साल की एक सरकार है, उसमें भले हम 18-18 महीने करके रहे, लेकिन जो मूल व्यक्ति है वो नीतीश कुमार है, तो निशाना वहां था। राहुल गांधी ने उस सारे निशाने को मोड़ दिया, या कहें कि पूरी तरह से भोथरा कर दिया, धार कुंद कर दी। अब सवाल यह है कि क्या फिर से तेजस्वी यादव उन मुद्दों को पिक कर पाएंगे, बिहार के लोगों के सामने रख पाएंगे, ये मुझे लगता बड़ा सवाल है। वैसे सब हंसी मजाक में कह रहे हैं कि वो जो गंगा पथ पर वो ब्रिज पे डांस किया है तेजस्वी जी ने, है बड़ा सुंदर, लेकिन प्रचार तो नीतीश जी का है, सुशासन का है। अब बात असम की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महमूद बदनी को, जमीयत उलेमा हिंद के महमूद बदनी को, उन्होंने बहुत सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मदनी हद में रहें वरना जेल भेज दूंगा। असम में मदनी की एक नहीं चलेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यहां मुख्यमंत्री मैं हूं, मदनी नहीं है, असम में वो बहादुरी ना दिखाएं। तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मदनी ने भी जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं गुवाहाटी में हूं, उन्हें मुझे जेल भेजना है तो भेज सकते हैं। मदनी ने तंज कसते हुए कहा कि हेमंता जी महान है, उनके जैसा महान सपूत इस देश में पैदा ही नहीं हुआ, वो तो हीरो हैं, मैं जीरो हूं। अब समझना यह कि ये जंग आखिर है किस बात पर। दरअसल असम की हेमंता सरकार ने एक बेदखली अभियान चला रखा है। सरकार कहती है कि अवैध घुसपैठियों को असम से बाहर भेजा जाएगा और जिन लोगों ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है उनको हम वहां से हटाएंगे, और उनका दावा यह है कि हजारों एकड़ वन भूमि हमने छुड़ा भी ली है कब्जे से। मदनी इन्हीं प्रभावित लोगों से मिलने के लिए ग्वालपाड़ा जिले का दौरा कर रहे थे। वहां जो कुछ उन्होंने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा ने, उस पर वो भड़क गए। तो पहले हम सुनते हैं असम के मुख्यमंत्री ने कैसे महमूद बदनी को चेतावनी दी और फिर उनका जवाब कैसे दिया महमूद बदनी ने। मादानी कौन है? मादानी की भगवान निकी? तो मादानीर बाहादुरी कांग्रेस থাকিলে চলে, বিজেপি থাকিলে মাদানী ফাদানীৰ একো বাহাদুৰি নাই। তেখেতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা দাবী উত্থাপন কৰিছে। বেছি কৰিলে মই মাদানীক ভৰাই দিম। তেওঁ স্যার তিনি গগৈৰ লগত ফৰ্মুলাই কৈছে মাদানী বেছি কৰিলে ময়ে ভৰাই দিম। सीएम মইহে, सीएम মাদানী নহয় নহয়। उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी है, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मर्तबा पैदा हुआ इतना महान आदमी है। हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने, जानते क्यों करी है? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है। स्टेट का हेड
और वो इलेक्टेड हेड है। जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह होगा, तो उसको मुझसे डरने की क्या जरूरत है। असम के हालात कुछ विशेष हैं। असम में जम्मू कश्मीर के बाद देश की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। परसेंटेज वाइज अगर आप बात करेंगे तो 35-40% बताते हैं मुस्लिम आबादी का हिस्सा है, और वहाँ बांग्लादेशी भी काफ़ी तादाद में रहते हैं। असम में हेमंता बिश्व शर्मा ने यह भी कह रखा है कि अगला कदम एनआरसी है, मैं यहाँ एनआरसी लागू करवाऊंगा और जितने बांग्लादेशी हैं उनको बाहर भेजूंगा। सर, उन्होंने कल एक वीडियो भी जारी किया, उसमें सबके चेहरे वो दिखे, मतलब धुंधले किए हुए थे पिक्चर में, और कुछ परिवार थे, वो बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, सब थे। उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग रास्ता भटक गए थे, मैंने इनको रास्ता दिखा दिया, इनके घर वापस भेज दिया। वो बेसिकली बांग्लादेशी थे, वो कह रहे हैं बांग्लादेशी थे, उनको हमने पुशबैक जैसा आजकल चल रहा है ना, बॉर्डर बीएसएफ बॉर्डर के उस पार कर दीजिए, पार करा देती है, तो उन्होंने कहा हम इनको भेज रहे हैं। लेकिन ये जमीयत उलेमा हिंद के ये दोनों चाचा भतीजे मदनी साहब जो हैं, इनसे इनका झगड़ा चल रहा है। वो झगड़ा तो पॉलिटिकल है ना, क्योंकि वो वहाँ पर पूरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम्स हैं, उनको एक तरह से पोलराइज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो झगड़ा तो सारा वहाँ पर असम में वही है। और मैं तो हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए, उनको बाहर निकालने के लिए कौन मना कर रहा है? किसी ने मना किया क्या? शर्मा साहब ने बोला हेमंता जी को किसी ने मना किया ऐसा? वो तो रजिस्टर भी है उनके पास, तो उसमें तो सारे नाम भी उनके पास। असम में तो बहुत अच्छी बात है कि हेमंता जी के पास सारे नाम, पता, एड्रेस सब कुछ है, भेज देते। इतने 5 साल से वो रजिस्टर बना हुआ पड़ा है, उस रजिस्टर से अब तक निकालते तो मेरे ख्याल से आधे लोग तो निकल चुके होते। और यदि वो समझ रहे हैं कि ये इशू बनाकर वो जीत सकते तो अभी उनको शायद झारखंड का अनुभव रहा होगा। असम का इलेक्शन अगले साल है। हाँ, अगले साल इलेक्शन है, तो झारखंड में अभी वो सारे घुसपैठियों को, दामाद घुसपैठियों को हटाकर ही आए हैं जी। तो ये हिंदुत्व के पोस्टर बॉय तो ये भी एक किस्म के बन ही चुके हैं निश्चित रूप से। और जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा ने आसाम में जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका उसको राजनीतिक फायदा भी मिला है। और आसाम में उन्होंने पार्टी को बड़ी एक लंबी स्थिरता भी हिंदुत्व के रूप में दी है। देखिए, घुसपैठियों के बाद निश्चित रूप से लगातार हेमंता बिश्व शर्मा कर रहे हैं, उनके पास रजिस्टर भी है, मामला कोर्ट में भी इसको लेकर चला गया था। आसाम के हाईकोर्ट में, गुवाहाटी हाईकोर्ट में इसलिए को भी मामला चल रहा है, इसलिए भी हेमंता अभी बहुत ज्यादा निर्णय ले नहीं सकते, क्योंकि मामला कोर्ट सब जुडिस है। जब कोर्ट का निर्णय होगा उनको लेकर, कुछ कम्युनिटी, कुछ एनजीओ कोर्ट में चले गए थे, तो भी आसाम हाईकोर्ट में जब फैसला होगा उसके बाद मुझे लगता है वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो फिलहाल ये भी मामला कोर्ट के देखना है। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा आसाम के अंदर लगातार घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए बता रहे हैं, बहुत निश्चित रूप से एक आसाम के लिए अच्छा संकेत है। और वो कह रहे हैं कि भाई मियाँ को मैं यहाँ पर बैक टू बैक कंट्रोवर्सी में आसाम है, एनआरसी कह रहे हैं मैं कराऊंगा। इन्होंने ये भी कहा था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में माइनॉरिटी हिंदू फैमिलीज रहती हैं उनके लिए हम आर्म्स लाइसेंस भी इशू करेंगे। देखिए, एक बात तो ये है कि घुसपैठिए, पहली बात ये है कि घुसपैठिए जो हैं उनको बाहर निकालना जरूरी है। ये बात मेरे ख्याल से सारे लोग मानते हैं। जहां तक हेमंता बिश्व शर्मा की बात है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में आए, अब उनको ज्यादा प्रूव करना है कि वो ज्यादा हिंदू हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है। और दूसरा ये भी है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लेट डाउन रूल्स दिए हैं कि एविक्शन कैसे होना चाहिए, और वो अगर फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है। और बाकी सारी बातें तो रूल्स जो भी आप अतिक्रमण हटाइए, लेकिन रूल्स के तहत कीजिए, ये जमीयत उलेमा हिंद ने भी कहा। एक खबर जो कल महाराष्ट्र से आई, बड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं, समय कम रह गया है, लेकिन बहुत से लोगों को इस खबर पर थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा आरक्षण के नेता थे, उन्होंने उनकी बात मान ली और ओबीसी कुनबी होने का सर्टिफिकेट अब हर मराठा को मिल जाएगा, क्योंकि ओबीसी समाज के नेता ये कह रहे थे और जो इस गठबंधन में सरकार में शामिल हैं वो मंत्री कह रहे थे कि अगर ऐसा आप करेंगे तो ओबीसी समाज सड़क पर आ जाएगा। हुआ क्या? ये कल का ये जो फैसला हुआ जिससे ये आंदोलन खत्म हुआ, कैसे हुआ ये? देखिए, मुझे लगता है सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से देवेंद्र फडणवीस पूरे मामले को हैंडल किया है। सरकार ने 8 में से 6 मांगे उनके लगभग मान लिए, जिसमें यह था कि जिस पहले जो मराठा आंदोलन करते जिनके ऊपर जो पुलिस केस दर्ज हुए थे वो केस वापस होंगे, जो आंदोलनकारी मारे गए थे उनको आर्थिक रूप से 15 करोड़ की मदद दी जाएगी, वो भी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मानी। उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनके परिवार के जो आश्रित है वो भी देवेंद्र सरकार ने मान लिया है। और जो पूरे मराठा समाज को जो कुनबी सर्टिफिकेट देने की बात मनोज जरांगे कर रहे थे कि पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के जितने मराठा उन सबको कुनबी सर्टिफिकेट दे दिया जाए, मतलब कुनबी कम्युनिटी में मान लिया जाए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सरकार ने कहा है कि ये एकदम संभव नहीं है। हम जो हैदराबाद गजट है उसे स्वीकार करते हैं, जिसके अंदर 56 लाख के करीब जो निजाम के समय जिन्हें कुनबी, मतलब किसान वर्ग थे जिन्हें कुनबी और ओबीसी माना गया था मराठाओं को, हम वो मानने को तैयार है। और फिलहाल हैदराबाद गजट को उन्होंने सहमति दे दी है। आज सारे मराठाओं को नहीं,
सारे मराठा को निजाम के संभव नहीं समय है। में जिन लोगों को माना गया था, निजाम केस में जिन लोगों को कुछ भी माना गया था उन लोगों को माना गया है। उनको 56 लाख के करीब वो लोग हैं, उन लोगों को सरकार ने बोला है। सरकार ने कहा कि सबको कुछ भी बनाना संभव नहीं है कानून हमारे लिए, एक बीच का रास्ता निकाला, बीच का रास्ता निकाला। एक लाइन समय हाँ कह जी दूं, सौरभ जी। जी वैसे तो अच्छा है, आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन छत्रपति शिवराय की परंपरा को मानने वाले मराठा आरक्षण के लिए जूझ रहे हैं। देश इस राह पर जा रहा है। अब इस पर कोई सोचे वहां। आज बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। त्रिपाठी जी आपका, विजय जी बहुत धन्यवाद, राहुल जी बहुत धन्यवाद और समीर जी बहुत शुक्रिया।